केमिकल काइनेटिक्स में 2 पार्ट के वीडियो को मिल चुके हैं और तीसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के द्वारा हमने रेट कांस्टेंट निकाला था और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का हमने टाइम निकाला था, उसका रिएक्शन में निकाला। दोनों एक बार लिख लेते हैं। हमने फॉर जीरो ऑर्डर निकाला था, इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इसको नोट कर रहे हैं। फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, T इज इक्वल टू 1/k और T इज इक्वल टू 1/k R नॉट माइनस R, R नॉट माइनस R। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये तो था जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था T इज इक्वल टू 2.303/k log ऑफ R नॉट अपॉन R। यहाँ पर R नॉट क्या है हमारा, R नॉट था हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, R नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था और R हमारा रिएक्शन के बाद जितना कंसंट्रेशन होता है वो है कि हमारा रेट कांस्टेंट था। ये 2 वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर निकाल हाफ लाइफ पढ़ते, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड इन विच रिएक्टेंट reduced to half. Half life is the time period in which reactant reduced to half. जितने समय में रिएक्टेंट हमारा आधा रह जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो अब हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ पढ़ेंगे। तो सिंस जीरो ऑर्डर के लिए T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू 1/k R नॉट माइनस R। ये हमारा है T किसके लिए, जीरो ऑर्डर के, इसलिए हमने पहले लिखा था यहाँ पर T इज इक्वल टू 1/k R नॉट माइनस R। और व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से। तो आधा समय है रिएक्शन के होने का, आधा, जितने समय में रिएक्टेंट आधा रह जाता है वो समय हमारा क्या है, T हाफ है, हाफ लाइफ है। तो व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, यानी टाइम जब आधा है उस समय पर, देन R इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2। क्लियर, जब रिएक्टेंट हमारा आधा रह गया तभी तो T इज इक्वल टू T हाफ हुआ हमारा। व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ देन R इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2। इन वैल्यू को इसे पुट कर देते हैं। सो T हाफ इज इक्वल टू, T क्या होगा, T हाफ इज इक्वल टू 1/k R नॉट, R नॉट पे तो कोई डिफेक्ट आया नहीं हमारा, तो R नॉट माइनस R, R के स्थान पे क्या रखेंगे, R नॉट अपॉन 2, R नॉट अपॉन 2। और T हाफ इज इक्वल टू 1/k R नॉट माइनस R नॉट अपॉन 2, तो क्या था बचा, R नॉट अपॉन 2, R नॉट अपॉन 2। और T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2k, T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2k। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है, R नॉट अपॉन 2k। यहाँ पर k कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। इट मीन्स T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन में, क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उसी तरह से हाफ लाइफ है, यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, T इज इक्वल टू सेंस T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ R नॉट अपॉन R when T is equal to T half, then R is equal to R naught upon 2, R is equal to R naught upon 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह गया। सो T half is equal to 2.303 अपॉन K log of R naught upon R naught अपॉन 2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो जो होगा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R नॉट इंटू 2 अपॉन R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया तो और T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2। अब log 2 जो हमारा आ गया, log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, या लिखें और T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.693 अपॉन के, ये हो गया T हाफ। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम पीरियड हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन और डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा हो गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डिटर्मिनेशन है वो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ ग्राफ्स हैं उनको देख लेंगे हम केवल। ग्राफिकल मेथड, इसके कई मेथड है वैसे, ग्राफिकल मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हमने पढ़ लिया है और इनिशियल रेट मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बना करके। ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ बनाते हैं हम वो केवल बनाते हैं रेट और कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन। दूसरा ग्राफ भी रेट और कंसंट्रेशन। तीसरा ग्राफ बनाएंगे रेट और कंसंट्रेशन का स्क्वायर, रेट और कंसंट्रेशन का क्यूब। अब इसमें जो चार ग्राफ है, चार ग्राफ से हम देखते हैं कि रेट और कंसंट्रेशन में कोई ग्राफ खींचते हैं और वो कंसंट्रेशन के पैरेलल आता है। वो ग्राफ कहाँ आता है, कंसंट्रेशन के पैरेलल आता है। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है हमारी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। इससे हम केवल पता कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कठिन है इससे, कि उसमें टेंजेंट डालना पड़ेगा जब जाके कहीं इसमें निकलेगा। ऐसे रेट और कंसंट्रेशन में जो ग्राफ खींचा वो अगर हमारा ग्राफ ओरिजिन से जाता है, वो ग्राफ हमारा अगर ओरिजिन से जाता है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और रेट और कंसंट्रेशन के स्क्वायर में जो ग्राफ खींचा है अगर वो हमारा ओरिजिन से जाता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और रेट और कंसंट्रेशन क्यूब में जाता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। केवल जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन के पैरेलल है जो रेट और कंसंट्रेशन में खींचा गया है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू इंफिनिटी रेट और कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर। एक दिया है, इसकी पावर एक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। पावर दो के साथ लिया सेकंड ऑर्डर, तीन के साथ लिया थर्ड ऑर्डर, चार के साथ लेंगे तो थर्ड ऑर्डर, वो फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इनिशियल रेट मेथड, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय पर इनिशियल रेट मेथड का यूज होता है। इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे उस समय पर हम इसका यूज देखेंगे। और इंटीग्रेटेड रेड्यूकेशन से हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। फिर इसके बाद हमारा इसमें दो तीन चीज़ें और रहती हैं केवल।
अभी इसमें से कुछ कोर्स निकल गया है, तो इसमें से एक एक्टिवेशन एनर्जी और आर्नियस कंसेप्ट जो था, इक्वेशन था, वो इस कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, वो हमें तैयार नहीं करना है। तो इसलिए इसमें एक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट और ए केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर टेम्परेचर 10 डिग्री भी बढ़ा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री केल्विन या 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, अगर सेंटीग्रेड में तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, केल्विन में तो 10 डिग्री केल्विन बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्ट जो रेट कांस्टेंट है वो लगभग डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट, हालांकि हमें यही पढ़ना नहीं है, आरडीएस कांस्टेंट उसका यूज हुआ था, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कि टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन की टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करने पर और रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव कोलिजन अब ये हमारा है ही नहीं, उसमें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू अंडरगोज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम एयर में तो पढ़ के आए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी थी, हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ी थी, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी वही है और ये हमें कोर्स से निकली गया। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे भी, द सब्सटेंस विच एल्टर द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये नहीं कहा कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एल्टर द केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को एल्टर कर, प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इज ओनली इट ओनली कैटेलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, केवल उन्हीं को कैटेलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचाता है, केवल इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचाता है, लेकिन उसको चेंज नहीं करता। और इट कैटेलाइज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन क्योंकि इक्विलिब्रियम में लेके पहुंच रहा है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन को भी कैटेलाइज करता है और बैकवर्ड को भी करता है, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। इट डज नॉट एल्टर टू डेल्टा ई। डेल्टा जी को भी कोई प्रभावित नहीं करता, क्योंकि जब के नहीं बदलेगा तो डेल्टा जी भी नहीं बदलेगा। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैटेलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट का लार्ज अमाउंट हो, उसको भी कैटलिस्ट का छोटा सा, जैसे फीवर आता है, शरीर कितना बड़ा होता है, लेकिन छोटी सी गोली खा लेते हैं उससे इफेक्टेड हो जाता है। इस तरह कैटलिस्ट का जो स्मॉल अमाउंट है वो भी रिएक्टेंट के बहुत बड़े अमाउंट को इफेक्टेड करता है। कोलिजन थ्योरी अपनी है नहीं निकल गई। इस तरह से अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी मेरा आप लोगों से एक कहना है कि अगर जो है आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को, आपको जो लिंक मिल रही है मेरे चैनल की, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे जैसे नई वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आपको इसको देखने में आसानी होगी। थैंक यू।